दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को लेकर आया हूं जिसके जैसी स्टोरी, क्लाइमेक्स या मूवी आपने आज तक नहीं देखी होगी। हाल ही में रिलीज हुई ये मूवी IMDb पर 7.8 की रेटिंग दर्ज कर चुकी है, जिसमें हजारों लोगों ने वोटिंग की है। मूवी का कॉन्सेप्ट बेहद अलग है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि मूवी को पूरा देखना। और भाई, ये डिटेल्ड वीडियो है, इसलिए बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x स्पीड पर हेडफोन्स के साथ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें देश की आजादी से पहले का समय दिखाया जाता है, जहां ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे भारतीय सैनिक एक कैदी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। अब उन्हें देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि वो असल में उस कैदी को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, जबकि वो कैदी बार बार ये चिल्ला रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस बीच अचानक उस कैदी को अपने सामने किसी जाने माने आदमी की परछाई दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो फौरन खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ भागने लगता है, मानो वो उसे पहले से जानता हो। अब उसका पीछा करते करते वो एक तरह के शेल्फ एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो एक आदमी को पेड़ से बंधा हुआ देखता है, जो बेहोशी की हालत में बार बार पानी मांग रहा होता है। अब उसे देखकर वो कैदी पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर पास में रखे घड़े में से उसे पानी निकालकर पिलाने लगता है। पर तभी उसे उन सैनिकों के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहीं छुपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और आखिर में उस आदमी को पकड़कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम रामनाथ बाबू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो असल में एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। अब राम की बात करें तो वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था और इस दौरान उसने मिशन पूरा करने के लिए कई गुनहगारों को मौत के घाट उतारा था। पर धीरे धीरे ये मारकाट का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि राम डिप्रेशन में जाने लगता है और इसी बीच उसे उन लोगों के सपने भी आने लगते हैं जिनको उसने मारा था। यही वजह थी कि उसने उस नौकरी को छोड़ दिया और आज सेल्समैन का काम करता है। अब हम देखते हैं कि राम को आज रात दिल्ली से यूपी के एक गांव सरार में अपने काम से जाना होता है, जिसके लिए वो एक जीप में सफर करने का डिसीजन लेता है। अब रास्ते में धीरे धीरे धुंध पड़ने लगती है और अंधेरा भी घना होता जाता है, जिसके चलते उस जीप में बैठे बाकी पैसेंजर्स ड्राइवर से रास्ता बदलने को कहते हैं, लेकिन ड्राइवर सबसे कहता है कि इन साहब को सरार गांव जाना है, जिसके लिए यही एक रास्ता है। पर जब वो पैसेंजर्स नहीं मानते तो वो ड्राइवर राम को रास्ते में ही ड्रॉप करके कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पनघट गांव का पंचायत घर है, वहाँ 200 रुपए देकर आप आज रात गुजार लेना और सुबह ही सरार के लिए निकल जाना। वो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर ही है। अब इतने में राम उससे पंचायत घर का सही रास्ता पूछने लगता है, क्योंकि उसे आसपास कोई भी रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। पर इतने में वो ड्राइवर अपनी जीप लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि राम अपने हिसाब से एक रैंडम रास्ते पर चलने लगता है और धीरे धीरे वो फील करता है कि वो एक घने जंगल में आ चुका है। यहाँ वो समझ जाता है कि वो अब रास्ता भटक चुका है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहीं चुपचाप खड़े होकर वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जंगल में उसको किसी चीज की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको जाना कहाँ पर है। पर तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक कैंपफायर जलती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद वो अब सही रास्ते पर आ गया है। अब वहाँ जाने के बाद उसको एक आदमी मिलता है, जो किसी पुराने लिबास को पहनकर बैठा बैठा सारंगी बजा रहा होता है और उसका नाम होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी की बातों से कोई भी ये जान सकता था कि वो असल में एक कवि है। इसी बीच राम उससे पनघट की लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर पृथ्वी उससे कहता है कि वो तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। ये सुनने के बाद राम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से गलत रास्ते पर चल रहा था, जिस वजह से गांव की दूरी बढ़ गई थी। खैर, अब वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते पृथ्वी से पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो पृथ्वी कहता है कि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। ये सुनकर राम को लगता है कि आर्टिस्ट होने की वजह से उसे ऐसे रहना पसंद होगा, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए राम पृथ्वी के बताए रास्ते पर जाने लगता है, जबकि पृथ्वी उसको चेतावनी देता है कि रात का वक्त है, इसलिए थोड़ा संभल कर जाना।
अब राम उसकी बातों को सुनकर जंगल के अंदर चल देता है, जिसके बाद उसे वापस वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने सामने सारी चीजें अचानक से लाल लाल दिखाई देने लगती हैं। इसी बीच उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है, जो अजीब ढंग से एक जानवर की तरह चलते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे तैसे बचकर राम उसको धक्का देता है और वापस भागकर फौरन पृथ्वी के पास पहुंच जाता है। वो पृथ्वी को बताता है कि अभी अभी मैंने एक अजीब से आदमी को देखा जो जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था और फिर अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन पृथ्वी उसकी बातों पर हंसते हुए कहता है कि क्या बात कर रहे हो, इतनी रात को कोई आदमी यहाँ कहाँ से आ गया? तुमने जरूर किसी जानवर को देखा होगा। लेकिन राम को अच्छे से पता था कि उसने एक इंसान को ही देखा था, पर फिलहाल वो इस बात से परेशान होता है कि आखिर वो इतनी रात को उस गांव में जाए कैसे जहां उसे अपना काम करना है। पर तभी हमें एहसास होता है कि शायद पृथ्वी उसके मन की बात पढ़ लेता है और उसको रात में अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, जो कि पास में ही होता है। वो कहता है कि मेरे घर पर अक्सर आने जाने वाले राहगीर रुकते हैं, मेरे पास रहने की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ रुक सकते हो। फिर सुबह होते ही तुम वहाँ से अपने गाँव के लिए निकल जाना, वरना इतनी रात में फिर भटक जाओगे। तो इस तरह राम उसकी बात मानते हुए उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वो उसके घर पर रुक सके। लेकिन पृथ्वी उससे पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये कागज के टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो। फिलहाल तुम मेरे इलाके में हो, इसलिए मेरे मेहमान हो, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। अब पृथ्वी राम को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रास्ते में राम नोटिस करता है कि पृथ्वी का पैर एक पत्थर से टकराया होता है, लेकिन वो गिरता ही नहीं, बल्कि वो उस पत्थर के टुकड़े के आर पार चला जाता है। अब ये देखकर राम इंस्टेंट समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि किसी तरह की एंटिटी है। अब यहाँ कोई आम आदमी होता तो वो डरकर भागने लगता, लेकिन राम डर के हालातों में अपनी नौकरी से कई बार जूझ चुका होता है, इसलिए उसका दिमाग ऐसी सिचुएशंस में कुछ भी गलत नहीं करता, क्योंकि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो बस चुपचाप पृथ्वी के पीछे पीछे चलता रहता है। इसी बीच उस घर के बाहर पहुंचने पर हम पृथ्वी के ब्लैक डेमोनिक आंखों को भी देखते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह के मंत्र का चैंट करने लगता है। पर राम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि ये आदमी तो अभी मुझसे घर की बात कर रहा था, जबकि ये महज एक झोपड़ी है। अब पृथ्वी राम से उस झोपड़ी के अंदर जाकर आराम करने को कहता है। अब राम को बहुत कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कहते हुए अंदर चला जाता है। फिर अंदर वो वहाँ पर रखी हुई कुछ पुरानी पेंटिंग्स को देखता है, जिसमें ब्रिटिश सैनिक के चित्र होते हैं जो लोगों को एक पेड़ के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर उसे कुछ अंग्रेजी सैनिकों की डॉल्स भी रखी हुई दिखाई देती हैं, और ये सब देखकर उसको अब पसीना आने लगता है। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ था उससे वो ये जान चुका था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन साथ ही उसे ऐसे में किसी तरह का कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, इसलिए अब वो उस रात जागने का फैसला करता है। इसी बीच जब वो उस झोपड़ी के सारे ऑयल लैंप्स जलाने के बाद बाहर देखता है तो उसे पृथ्वी अभी भी बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब ये देखकर राम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है। वो ये सोच ही रहा होता है कि अगले पल पृथ्वी उसके सामने से चला जाता है। इसके बाद राम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसा कि उसने डिसाइड किया था कि वो सोएगा नहीं, इसलिए वो वहाँ मौजूद एक चेयर पर बैठकर अपनी सेल्स रिपोर्ट्स को ही पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही वो अचानक टेलीपोर्ट होकर सन 1940 के समय में पहुंच जाता है, जहां वो जेल में बंद होता है। अब राम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। उसे लगता है कि ये सब उसके साथ कोई प्रैंक चल रहा है। फिर तभी कुछ सैनिक उसके पास आते हैं, जो उसको फांसी देने के लिए बाहर ले जाने लगते हैं। इसी बीच हैरानी से सबको देखता हुआ राम किसी को कुछ नहीं कहता और सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो सैनिक राम को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसको फांसी देने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी किसी और को भी फांसी दी जा रही होती है। पर तभी अचानक राम अपने सामने पृथ्वी को देखता है, जो एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर कुछ पेंट कर रहा होता है। अब राम उससे पूछता है कि ये सब नाटक तुम कर रहे हो क्या? आखिर ये कैसा प्रैंक है? और मैं तो तुम्हारी झोपड़ी में था, फिर यहाँ कैसे आया? लेकिन पृथ्वी उसकी तरफ देखता तो है, पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में राम समझ जाता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो एबनॉर्मल है, इसीलिए वो फौरन उन सैनिकों से खुद को छुड़ाकर पृथ्वी के पीछे भागने लगता है। और इसी बीच जैसे ही वो पृथ्वी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है,
वैसे ही अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर प्रेजेंट टाइम में वापस उसी पनघट गांव के एक खेत में आ जाता है। अब उस खेत में आकर उसका दिमाग फिर से घूम जाता है कि अब मैं एकदम से यहाँ कैसे आ गया। इसी बीच उसे अपने हाथ पर थोड़ी सी जलन महसूस होती है, तो देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक नीला निशान पड़ चुका था, जो शायद पृथ्वी को उस हाथ से पकड़ने की वजह से बना था। इसी बीच राम को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो उस झोपड़ी से पहले तो 1940 के समय में पहुंच गया और बाद में अचानक से इस खेत में। मगर ये सब हुआ कैसे? अब वो आसपास बैठे दो आदमियों को देखता है और उनके पास जाने लगता है। वहाँ जाते ही वो उन्हें बताता है कि पिछली रात जंगल में वो एक आदमी से मिला था, जिसके बाद से उसके साथ बहुत कुछ अजीब सा होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वो लोग फौरन अहिल्मा का नाम चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच पास में मौजूद गोलू नाम का एक आदमी सब कुछ देखकर राम के पास आता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि रामनाथ ने उन दोनों को ऐसा क्या बताया कि वो अहिल्मा दीदी का नाम लेकर भागने लगे। अब अहिल्मा की बात करें तो वो एक किस्म की तांत्रिक थी जो इसी गाँव में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र किया करती थी। अब इसी बीच राम गोलू को रात से लेकर अब तक के हादसों के बारे में बताता है, जिसको सुनकर गोलू उसको अहिल्मा से मिलने का सजेशन देता है और कहता है कि कल रात आप जिससे मिले थे वो कोई आदमी नहीं था। फिर आगे हम देखते हैं कि गोलू उसको अहिल्मा के पास ले जाता है, जहां राम अहिल्मा को सब कुछ बता देता है। अब अहिल्मा उसको बताती है कि तुम जिससे मिले हो हम उसे पिशाच बुलाते हैं। आज तक जिसने भी उसको देखा है अगले ही दिन उसकी लाश खेत में पड़ी मिली है, लेकिन उससे बचकर वापस जिंदा लौटने वाले तुम दूसरे इंसान हो। अब वो पूछती है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने उस वक्त ऐसा क्या किया कि तुम बचकर वापस लौट आए? तो राम बताता है कि मैंने उस पिशाच का हाथ पकड़ लिया था और फिर मैं यहाँ आ गया, लेकिन जिस हाथ से मैंने उसे टच किया था अब वो नीला पड़ गया है। जिस पर अहिल्मा कहती है कि तुम अभी भी पिशाच के प्रभाव में हो और उसके श्राप से जुड़े हुए हो। वो कहती है कि तुम जहाँ पर गए थे वो असल में उस पिशाच की अपनी दुनिया है और उसी दुनिया में उसने तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा ट्रैप कर लिया है और अब वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और तुम मारे जाओगे। राम पूछता है कि मेरी आत्मा का हिस्सा आखिर वो कैसे कैद कर सकता है? तो अहिल्मा कहती है कि जब तुमने उसे पेंटिंग करते देखा था तो वो असल में उस पेड़ के सहारे तुम्हारा ही चित्र बना रहा था और उसी पेड़ में उसने तुम्हारी आत्मा के एक हिस्से को कैद कर लिया है। अब अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें पिशाच की दुनिया में वापस जाना होगा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी आत्मा का हिस्सा तुम्हें फिर से मिल जाएगा। साथ में तुम्हें वहाँ अपनी फांसी को भी रोकना होगा, तभी तुम वहाँ से बच पाओगे। लेकिन अब राम को ये भी जानना था कि पिशाच एक्चुअल में है कौन, तो अहिल्मा उसे पिशाच के बारे में सब बताने लगती है और कहती है कि असल में वो पिशाच इस समय का नहीं है, बल्कि वो सन 1940 के आसपास के समय का है। उस वक्त वो एक नॉर्मल इंसान और काफी बढ़िया कवि था। साथ ही वो उसी कॉटेज में रहता था और उसी चेयर पर बैठकर अपनी कविताएं लिखता था जिस पर तुम कल रात को बैठे थे। उन दिनों देश में क्रांति की लहर चल रही थी, तो एक देशभक्त होने के नाते वो अपनी क्रांतिकारी कविताओं से ही लोगों को जगाता था और साथ में उसका IQ भी काफी हाई था, इसलिए काफी कम उम्र से ही वो किताबें भी लिखने लगा था। कवि होने के बावजूद उसे साइंस, माइथोलॉजी, एनर्जी इन सभी का काफी नॉलेज था और वो कोई ना कोई रिसर्च करता ही रहता था। इसी दौरान वो अपनी कुछ थ्योरीज को टेस्ट करने जर्मनी चला गया, लेकिन जब वो वहाँ से लौटा तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी थी। पता नहीं कैसे, पर वो सिर्फ अपनी एक उंगली के इशारे से ही किसी की भी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता था, जिससे सभी लोग उससे डरने लगे थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी उससे डरती थी और गाँव वालों का तो ये मानना था कि वो काला जादू जानता है। इस तरह कोई उसको साइंटिस्ट मानता था, तो कोई देशभक्त, तो कोई पिशाच। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी खबर ब्रिटिश सरकार को दे दी, लेकिन जब वो लोग उसको पकड़ने के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला और फिर वो कभी देखा ही नहीं गया। लेकिन तब से लेकर अब तक साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो दिखाई देता है और तब इस गांव में कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। अब राम पूछता है कि वो लोगों को मारता क्यों है, ऐसा क्यों करता है? तो अहिल्मा कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे पास अब केवल 48 घंटे ही बचे हैं खुद को बचाने के लिए, इसलिए जल्दी करो। फिर राम अहिल्मा से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उससे पहले पिशाच से बचकर वापस जिंदा लौटा था। अहिल्मा कहती है कि उस आदमी का नाम है हेमंत और इसके बाद वो उसे उसका एड्रेस भी दे देती है। अब हेमंत का पता लेकर राम वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गोलू का कहना था कि हेमंत के पास जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भले ही जिंदा बच गया हो लेकिन अब वो पागल हो चुका है। लेकिन इसके अलावा राम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो उससे बात करने चला जाता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो पिशाच से बचकर
वापस लौटा कैसे था। अब वहाँ जाकर जब शुरुआत में राम हेमंत को आवाज लगाता है तो वो डर के मारे बाहर ही नहीं आता, लेकिन बाद में जब उसे प्यार से बुलाकर पिशाच के बारे में पूछा जाता है तो वो कतराते हुए बताता है कि असल में पिशाच की दुनिया में एक ओम नाम का इंसान भी है जिसने मेरी मदद की थी। वो बताता है कि जब फांसी से पहले वो सोल्जर्स मुझे नहलाने के लिए लेकर गए थे तो ओम ने मुझे फांसी के टाइम पर बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा था और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे मेरी फांसी का वक्त आगे बढ़ गया और सोल्जर्स ने मुझे तब तक वापस से काल कोठरी में डाल दिया था। अब राम पूछता है कि इस तरह तुम्हारी वो फांसी तो टल गई, लेकिन तुम वापस कैसे आए? तो हेमंत कहता है कि जिस रात मुझे काल कोठरी में डाला गया था उसी रात ओम मेरे पास आया था और उसने मुझे एक मेटल का टुकड़ा देकर एक मंत्र याद करने को कहा था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हें बस इस मेटल के टुकड़े को अपने मुंह में रखकर ये मंत्र पढ़ते हुए मौका मिलते ही सामने वाले कुएं में कूदना होगा, जिससे तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। हेमंत राम से कहता है कि मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने मौका मिलते ही मंत्र को पढ़ते पढ़ते उस धातु के टुकड़े को मुंह में रखकर कुएं में कूद गया और ऐसा करते ही कुएं के अंदर एक पोर्टल बन गया और मैं यहाँ वापस आ गया। इस तरह हमें पता चलता है कि वो मंत्र असल में पोर्टल को खोलने के लिए ही था। अब राम पूछता है कि इसके अलावा तुम्हें कोई और बात याद है जो उस पिशाच और ओम ने तुमसे कही हो? तो हेमंत कहता है कि हाँ, मुझे ओम ने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई थी। उसने कहा था कि वो पिशाच मुझे पहले भी फांसी पर लटका चुका है। अब भले ही ओम ने ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे पहली वाली फांसी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इस बार का याद है कि मैं गया और वहाँ से ओम की मदद से मैं वापस आ गया। अब प्रेजेंट टाइम में ये सब जानने के बाद राम और गोलू वहाँ से जाने लगते हैं और राम यहाँ नोटिस करता है कि हेमंत के साथ वो वाली चीज नहीं हुई थी कि उस आत्मा का एक हिस्सा उस दुनिया में फंस गया हो। अब इसी बीच रास्ते में राम गौर करता है कि हाथ के ऊपर पड़ा हुआ वो नीला निशान लगातार बढ़ता ही जा रहा था और तभी राम को लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो ये बात फौरन गोलू को भी बताता है और कहता है कि तुम फौरन अहिल्मा के पास भाग जाओ, मैं इस आदमी को पकड़ता हूँ। ऐसा सुनते ही गोलू वहाँ से अहिल्मा के पास भाग जाता है, जबकि राम उस लड़के का पीछा करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो इंसान उससे अजीब सी बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी पिशाच का इन्फ्लुएंस हो। अब राम उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन वो लड़का राम के फेस पर कोई पाउडर फूंककर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर राम को लग रहा था कि इसे पिशाच ने भेजा होगा। फिर वो अहिल्मा से ही जाकर पूछता है कि क्या पिशाच के लिए कोई आदमी भी काम करता है? तो अहिल्मा कहती है कि कभी कभी हेमंत भी किसी आदमी का जिक्र किया करता था, लेकिन वो कभी उस आदमी को नहीं देख पाई और ना ही उसके बारे में कुछ ज्यादा जानती है। लेकिन अब वो राम को पिशाच की दुनिया के बारे में और डिटेल में बताने लगती है कि पिशाचों की दुनिया एक अलग डायमेंशन है जिसे उसने खुद क्रिएट किया है और उसके इतिहास से पता चलता है कि ये सब वो तंत्र मंत्र और विज्ञान के सहारे पॉसिबल कर पाया होगा। वो बताती है कि जब 1940 में ऑफिसर्स उसको पकड़ने गए थे तो वो अपनी डायमेंशन में चला गया था और इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। तब से वो अपनी उसी दुनिया में रहता है और जब चाहे तब हमारी दुनिया में आता जाता रहता है। लेकिन अगर किसी तरह से उसे वापस हम 1940 के टाइमलाइन में भेज दें तो शायद उसकी ये वाली दुनिया यानी पॉकेट डायमेंशन खत्म हो जाएगा और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी कि अहिल्मा को ये नहीं पता था कि पिशाच को आखिर 1940 के टाइमलाइन में वापस कैसे भेजना है। इसलिए वो राम से कहती है कि अब इसके बारे में तुम्हें खुद पता करना होगा। लेकिन वो उसे एक और बात बोलती है कि जब तुम उस डायमेंशन में जाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक विराट योग अवस्था में बैठूंगी। तो राम पूछता है कि उससे क्या होगा? तो अहिल्मा कहती है कि वो तुम्हें बाद में अपने आप पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम दूसरी तरफ राम के एक फ्रेंड डॉक्टर शेखावत को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और फिलहाल वो पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च कर रहा होता है। हम देखते हैं कि इस वक्त उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसके अंदर एक रियल एंटिटी थी जो बॉडी के अंदर घुसकर सारा खून सुखा देती है। वो एंटिटी कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल, नहीं तो इस आदमी को खत्म कर दूंगी और इसके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी। लेकिन शेखावत उसकी बातों में नहीं आता और उसे कोई दवाई पीने के लिए बोलता है। फिर तभी उसे राम का कॉल आता है और राम उसे अपना सारा मैटर बताता है। फिर राम की सारी बातें सुनने के बाद
शेखावत उसे बताता है कि ये पिशाच ब्लैक मैजिक और साइंस दोनों की नॉलेज रखता है और इन दोनों को कंबाइन करके उसने अपनी पावर हासिल की है और अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है और वो सब कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो कहता है कि अगर उसने अपनी खुद की एक डायमेंशन बनाई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज जरूर किया होगा, क्योंकि उसी से ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के असर से वहाँ पर रहने वाले लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में खत्म हो जाती होगी और फिर रोबोट की तरह रिसेट होकर वो एक ही काम को बार बार दोहराते होंगे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो जो 3-4 सैनिक पिशाच के डायमेंशन में रहते हैं उन्हें वो 1940 से पकड़ लाया है और किसी रोबोट की तरह उनका यूज कर रहा है। इसी वजह से वो लोग तो बस अपना काम कर रहे हैं। वो रोज जेल में जाते हैं और फिर उन्हें जो भी आदमी वहाँ दिखाई देता है वो उसे कैदी समझकर फांसी पर लटका देते हैं, जबकि वो खुद इस बात से अनजान होते हैं कि वो 1940 में है ही नहीं और जिसे वो फांसी पर चढ़ा रहे हैं वो कोई रियल कैदी नहीं बल्कि पिशाच के द्वारा फंसाया हुआ एक विक्टिम है। खैर, शेखावत यहाँ पर बताता है कि EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का असर तुम पर ना हो, इसीलिए तुम्हें कॉपर को एज ए शील्ड यूज करना होगा और यह एक रियल साइंटिफिक फैक्ट है। राम ये सुनकर समझ जाता है कि यही वजह होगी कि उस डायमेंशन में ओम ने जो मेटल हेमंत को दिया था वो असल में कॉपर ही होगा। इसके बाद शेखावत उस डायमेंशन वर्ल्ड को खत्म करने का भी तरीका बताता है। वो कहता है कि वो सब एक एनर्जी सोर्स पर चल रहा होगा जिसके बारे में राम को पता लगाना होगा और उसे बंद करना होगा। वो कहता है कि वो एनर्जी सोर्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं और उनकी फॉर्म भी लाइट और साउंड कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक का रिलेशन लाइट से होता है और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन साउंड से होता है। इसलिए लाइट और साउंड से जुड़े सारे सोर्सेस को ढूंढकर तुम्हें उन्हें बंद या नष्ट करना होगा। अब दोस्तों, आपने एक और बात ध्यान दी होगी कि जब राम का पहली बार पिशाच से सामना हुआ था तो पहले उसने लाइट ही देखी थी और बाद में म्यूजिक सुना था। अब राम शेखावत से कहता है कि पिशाच मुझे ऐसा नहीं करने देगा, तो शेखावत कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह वो राम को एक एनर्जी बॉल बनाकर उसके अगेंस्ट यूज करने का आइडिया देता है, जिसके असर से कुछ समय के लिए पृथ्वी यानी पिशाच की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और वो कुछ कर नहीं पाएगा और इतने में राम अपना काम खत्म कर लेगा। इसके बाद शेखावत उसे एक एनर्जी बॉल बनाने का सामान भी लिखकर मैसेज कर देता है, जिसके बाद राम वो सारा सामान गोलू से अरेंज करवाकर और फिर उससे एनर्जी बॉल बनाकर गोलू के साथ पिशाच की झोपड़ी की तरफ चला जाता है। गोलू कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो राम कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, वो मैं तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगा। इस तरह जब वो उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पृथ्वी नहीं होता। इसलिए राम अब गोलू से कहता है कि मेरे यहाँ से जाते ही यानी टेलीपोर्ट होते ही तुम इस चेयर को आग लगा देना। गोलू पूछता है कि उससे क्या होगा, तो राम कहता है कि ये तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद राम एनर्जी बॉल जेब में डालकर और अपनी कमर पर कॉपर वायर लपेटकर चेयर पर बैठ जाता है और एक बार फिर से उस डायमेंशन में चला जाता है और उसके टेलीपोर्ट होते ही गोलू फौरन उस चेयर को बाहर लाकर उसमें आग लगा देता है और दूसरी तरफ उस वर्ल्ड में जहाँ पिशाच ने राम की आत्मा का एक हिस्सा उस पेड़ से बांधा हुआ था, वो हिस्सा वापस राम के वहाँ पहुँचते ही उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। पर क्योंकि राम की आत्मा पेड़ से बंधी थी और ये डायमेंशन पृथ्वी के हिसाब से चल रहा था, इसलिए वो आत्मा का हिस्सा सीधा आकर राम से नहीं जुड़ता, बल्कि राम खुद जाकर उस हिस्से से जुड़ जाता है। और क्योंकि वो हिस्सा पेड़ से बंधा हुआ था, इसलिए राम भी खुद को उस पेड़ से बंधा हुआ पाता है और तभी उसके सामने पिशाच आता है और उससे कुछ सवाल करने लगता है, जो कि उसकी रिसर्च का एक हिस्सा था। जैसे मौत के करीब आकर इंसान को कैसा लगता है, कोई पुरानी बात याद आ रही है क्या, कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही था, क्या गलत था, या कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई हो। लेकिन राम उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर पिशाच गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये फांसी तीसरी बार दी जा रही है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो राम कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद पिशाच वो सब नोट करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सैनिक राम को फांसी लगाने की तैयारी करने लगते हैं तो वो हेमंत की तरह बेहोशी का नाटक करने लगता है, जिससे उसकी फांसी प्लान के मुताबिक अभी के लिए रुक जाती है। जिसके बाद उसे ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया जाता है और इसी बीच मौका देखकर ओम वहाँ पर आता है और उसे पेपर और कॉपर देकर वही सब कहता है जो उसने हेमंत से कहा था। लेकिन राम उससे कहता है कि मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी जानता हूँ और मैं हेमंत से मिल भी चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम ओम है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया था, तभी
तभी राम कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम यहाँ इस डायमेंशन में कैसे आए, कौन हो तुम और बाकी लोगों की मदद क्यों करते हो, इसके अलावा तुम्हें सब याद कैसे रहता है। अब ये सब सुनकर ओम चौंक जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ हर 24 घंटे में सभी की याददाश्त चली जाती है। तो राम बताता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि यहाँ हर रोज लोग एक ही काम को रिपीट करते हैं। तो ओम कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये बातें तो सिर्फ मैं और पृथ्वी जानते हैं। फिर राम पूछता है कि ये पृथ्वी कौन है, तो ओम रिवील करता है कि उस पिशाच का असली नाम पृथ्वी है। राम पूछता है लेकिन तुम उसके साथ क्यों हो, तो यहाँ पर ओम बताता है कि मैं पृथ्वी की तरह एक क्रांतिकारी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि पृथ्वी कोई ऐसी खोज कर रहा है जिससे अंग्रेजों को बिना हथियारों के हराया जा सकता है, तो मैं भी उसके साथ हो गया। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में वो धीरे धीरे इतना पागल हो गया कि सही गलत का अंतर ही भूल गया। वो कहता है कि पृथ्वी एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर आम लोगों की जान से खेलने लगा, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही आसान था। इसके बाद उसने अपना एक अलग ही डायमेंशन बना लिया जिसमें कि अभी हम लोग हैं, और उसके प्रयोग यहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। असल में वो मुझे यहाँ ये कहकर लाया था कि जब उसे सक्सेस मिल जाएगी तो वापस 1940 में जाकर हम अंग्रेजों को हरा देंगे और फिर एक नई शुरुआत होगी। लेकिन समय के साथ साथ उसका मकसद ही बदल गया, क्योंकि उसके हाथ में अब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की चाबी आ चुकी है, और अब वो जिंदगी और मौत पर काबू भी पाना चाहता है, और बहुत हद तक वो ये कर भी चुका है। फिर राम उससे पूछता है कि अच्छा, उसने मुझसे ये क्यों कहा कि वो मुझे पहले 2 बार भी फांसी दे चुका है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो ओम अब राम को जो भी बताता है उससे राम को समझ में आ जाता है कि पृथ्वी जो कर रहा है उसका लेवल बहुत ही अलग और एक्सट्रीम है, क्योंकि ओम उसे बताता है कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे पिछले 2 जन्मों में तुम्हें फांसी दे चुका है, और ये सब मैंने खुद भी देखा है। असल में वो लाइफ और डेथ पर स्टडी करता रहता है कि बार बार जन्म लेने का रहस्य क्या है, और अगर किसी को बार बार एक ही तरह से मारा जाए तो वो अगले जन्म में क्या बनता है, क्या उसे कुछ याद रहता है। यानी अब हम समझ पाते हैं कि पिशाच यहाँ पर राम को उसकी 2 प्रीवियस लाइफ से टेस्ट मटेरियल की तरह यूज करता आ रहा है, और न जाने ऐसे कितने लोगों की जिंदगी और मौत के साथ वो खेल खेल रहा है, वो भी जन्मों जन्मों तक। यानी असल में वो एक शैतान राक्षस बन चुका है, और इसीलिए लोग उसे पिशाच बुलाते हैं। लेकिन अब राम का यहाँ पर कहना था कि वो पिशाच को हरा देगा, जिस पर ओम कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी बहुत पावरफुल हो चुका है, तुम उसे नहीं हरा सकते, इसलिए मेरी बात मानो और चुपचाप कुएं के रास्ते से निकल जाओ। लेकिन राम इससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आज जाऊंगा तो ये मुझे वापस अगले जन्म में फिर से ले आएगा, इसलिए मुझे तो कभी आजादी मिलेगी ही नहीं, इसलिए अब मैं इस किस्से को खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद वो ओम से पिशाच की उन जगहों के बारे में पूछता है जहाँ पर वो काम करता है, और इस तरह राम को उसकी 2 जगहों का पता चलता है। एक तो वो जगह जहाँ मूर्ति के सामने बैठकर पिशाच अपनी तंत्र साधना करता है, और दूसरी उसकी लैब जहाँ वो साइंटिफिक रिसर्च करता है। अब फिलहाल पिशाच अपनी साधना कर रहा होता है, इसलिए पहले वो लोग लैब की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सिपाही उन्हें देख लेते हैं। तो राम अपने पुराने स्किल्स को जगाकर उनसे अकेले ही भिड़ जाता है और एक एक को सुलाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी पिशाच का वही खास आदमी आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब राम अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था, इसलिए वो उसे भी खत्म कर देता है। फिर इसके बाद वो झोपड़ी टाइप एक लैब में जाता है जहाँ एक रॉकेट टाइप का उपकरण लगा हुआ था और वो लगातार बीप का साउंड दे रहा था। तभी ये सब देखकर राम को यहाँ डॉक्टर शेखावत की बात याद आती है कि उसने लाइट और साउंड वाली पावर सोर्स का जिक्र किया था, इसलिए अब राम को लगने लगता है कि होना हो साउंड वाला पावर सोर्स यही होगा, इसलिए वो फौरन उसे बंद कर देता है। लेकिन ऐसा करते ही अचानक वहाँ का अलार्म भी बज जाता है और राम फौरन वहाँ से निकल जाता है। अब इतने में पिशाच भी अलार्म सुनकर लैब की तरफ निकल जाता है और इसका फायदा उठाकर अब राम और ओम इतने में उसकी साधना वाली जगह पर चले जाते हैं। अब ओम बाहर खड़ा होकर नजर रखता है ताकि अगर पिशाच वहाँ आए तो वो राम को बता सके। खैर, अब राम वो दूसरा लाइट वाला सोर्स ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो कई दिए जल रहे हैं, इसलिए वो फौरन उन सभी दियों को बुझाने लगता है। पर तभी इतने में पृथ्वी वहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि ओम राम को इस बारे में बताता, इतने में सेकंड्स भर के अंदर ही वो अपनी उंगलियों के इशारे से ही ओम को मार देता है। इसके बाद वो आकर राम पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे, तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे सालों की मेहनत हो और तुम इतने लोगों के बलिदानों पर पानी फेरने जा रहे थे। तो ये सुनकर राम कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को मारना क्या सही है जिससे तुम जिंदगी और मौत को काबू कर सको।
अंग्रेजों का खात्मा तो हो चुका है, वो भाग चुके हैं, हम सब आजाद हैं, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? तो पृथ्वी अपने काम को जस्टिफाई करने लगता है कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो कुर्बानियां भी बड़ी होती हैं, और फिर उसमें जितनी भी लाशें गिरती हैं वो कभी गिनी नहीं जाती। जिस पर राम कहता है कि अब मैं तुझे किसी को मारने नहीं दूंगा। तो पिशाच कहता है कि अब तो फांसी से नहीं मरेगा, क्योंकि अब मैं तुझे खुद ही मारूंगा। लेकिन राम उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेता है। इसके बाद वो पिशाच को एक लकड़ी से मारने जाता है, लेकिन पिशाच अपनी पावर से उसे वहीं रोककर उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करके दर्द शुरू कर देता है। अब इससे बेबस होकर राम एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन इसी बीच वो खुद को जैसे तैसे संभालकर और अपना एनर्जी बॉल निकालकर उस पिशाच की तरफ फेंक देता है, जो किसी स्मोक बॉम्ब की तरह काम करता है। अब उसके धुएं में पिशाच घिर तो जाता है, लेकिन जितना इन लोगों ने सोचा था ये पिशाच उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उस एनर्जी बॉल का उस पर कोई खास असर नहीं होता और वो उल्टा राम को हवा में उठा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहिल्मा भी साधना कर रही होती है और इसी बीच वो भी एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और राम के जरिए अपनी एनर्जी उस डायमेंशन वर्ल्ड में पहुंचा देती है। इस बार पिशाच की शक्तियां और कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पिशाच की शक्तियां साइंस और साधना दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए साइंस वाली एनर्जी बॉल और अहिल्मा की साधना वाली एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये काम पॉसिबल हुआ। खैर, अब इसके असर से पिशाच की शक्तियां कुछ समय के लिए बंद ही हो जाती हैं और वो भी अंदर से कमजोर पड़ जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर राम उस पर आसानी से अटैक करके फौरन उस दिए की तरफ भागता है जो सबसे अलग रखा था। राम यहाँ समझ जाता है कि यही दिया पृथ्वी का मेन पावर सोर्स है, इसलिए वो तुरंत जाकर उसे बुझा देता है और ऐसा करते ही पृथ्वी के उस डायमेंशन की पावर खो जाती है। जिसके बाद राम वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो जाकर फौरन गोलू से मिलता है, जो काफी टाइम से उसका बाहर वेट कर रहा था। यहाँ गोलू पूछता है कि अब तो मुझे बताओ कि तुमने वो कुर्सी क्यों जलवा दी थी? तो राम कहता है कि असल में डॉक्टर शेखावत ने मुझे बताया था कि वो कुर्सी ही टेलीपोर्ट होने का मेन मीडियम है, इसलिए अब जब वो कुर्सी ही नहीं है तो इसका मतलब वो पिशाच भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा। अब गोलू पूछता है कि क्या वो कोई भूत था, क्या वो मर चुका था, ये सब उसकी आत्मा कर रही थी? तो राम कहता है कि पता नहीं, लेकिन था बहुत पावरफुल। फिर गोलू बताता है कि आपके जाने के बाद अहिल्मा दीदी पूरे वक्त ध्यान में बैठी रही। तो राम कहता है कि मुझे पता है, उन्हीं की मदद से मैं पिशाच को हरा पाया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पिशाच वापस 1940 में पहुंच चुका था, जहां सैनिक उसको पकड़ने आते हैं और एक इंडियन सैनिक उसे तुरंत शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एक अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि हमें इसे सिर्फ अरेस्ट करने का ऑर्डर है, मारने का नहीं। जिस पर इंडियन सैनिक कहता है कि अरे सर, ये पिशाच है, ये खून पीता है, इसे तुरंत खत्म कर दो। फिर पिशाच भी यही कहता है कि मैं एक पिशाच हूँ, और ऐसा कहकर वो एक साथ सभी को खत्म कर देता है। यानी हम देखते हैं कि उसकी पावर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इधर प्रेजेंट में डॉक्टर शेखावत जब राम की केस स्टडी करता है तो वो अपनी थ्योरी में कुछ लूप होल्स निकाल लेता है और राम को बताता है कि अगर पिशाच वाकई में 1940 में चला गया है तो शायद हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यानी जैसा हमने सोचा था अब उसका ठीक उल्टा होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा ये हमें बताया नहीं जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब दोस्तों, जब भी इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आखिर अगले पार्ट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसके बारे में सोचकर डॉक्टर शेखावत का चेहरा सूख गया था। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।